हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बुद्धि का परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बाल विकास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात की थी जिसका नाम बुद्धि इंटेलिजेंस था, और इसमें हम लोगों ने डिटेल से इसकी परिभाषा, इसके अर्थ और भी चीज़ें, आईक्यू लेवल को देखा था, आईक्यू लेवल टेस्ट कैसे करते हैं, आईक्यू लेवल का जो चार्ट है इसको डिस्कस किया था। आप में से कोई अगर ऐसा स्टूडेंट हो जिसने ये क्लास नहीं देखी है तो पहले इसको ज़रूर देख लें। जब आप बुद्धि की क्लास देख लेंगे तभी उसके बाद आपको बुद्धि परीक्षण की क्लास समझ में आएगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग, आप देख सकते हैं कि इसमें परीक्षण को जानेंगे कि कितने तरीके से परीक्षण होता है। अगर मैं अभी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि परीक्षण के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर एग्ज़ाम बेस्ड हो गया, एक्टिविटी बेस्ड हो गया, या आप कहोगे कि सर जैसे रनिंग के करा के भी हम बहुत सारी चीज़ें एबिलिटी देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ के हम पता कर लेते हैं कि हाँ, कोई कहते हैं ना वर्ड मीनिंग बताओ इसका, तो अगर कोई बच्चा वर्ड मीनिंग बता देता है, जैसे हमने उसको पूछ दिया कॉर्नर, कॉर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अगर वो बच्चा नहीं बता पाएगा तो आप जज कर लेंगे कि इसका मतलब ये उतना अच्छा से, या आप बोलोगे कि आप ट्रायंगल की हिंदी बताओ, तो अब अगर वो नहीं बता पाएगा तब आप इस ये गेस कर लोगे, या यूजुअली हम ह्यूमन ये गेस कर लेते हैं कि उसकी इंग्लिश वीक है या हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन वीक है, ऐसी चीज़ें। लेकिन हम इसको सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बुद्धि के परीक्षण की मुख्यतः कितने प्रकार हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। क्लास को एंड तक देखिएगा जिससे कि आप पूरी क्लास को समझ सकें। बीच में अगर आप छोड़ देते हैं क्लास को तो मुझे नहीं लगता है कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, बुद्धि परीक्षण किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। और ये निर्माण किसने किया होगा, तो वो मनोवैज्ञानिकों ने किया होगा। जैसे देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए। उनको मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी जो हमारे एग्ज़ाम होते थे वो कहते थे एस्से बेस्ड होते थे, फिर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने लगे, ऑब्जेक्टिव जिसमें आप एमसीक्यूज़ आने लगे, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आने लगे, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन आने लगा। ऐसा पहले स्वरूप नहीं था। पहले क्या था कि जब क्वेश्चन आता था हमें पूरा लिखना ही पड़ता था। लेकिन आपने देखा धीरे-धीरे स्वरूप बदलते गए। इसी तरीके से, और ये किसकी बदौलत बदला? ये मनोवैज्ञानिकों की बदौलत बदला कि ऐसे-ऐसे रिफ़ॉर्म लाए जाएँ जिससे कि बच्चों में जो हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो ईज़िली बता भी सकें, या ईज़िली उसको इशारा में, या आप कह सकते हैं जैसे हम टिक कर देते हैं, तो एग्ज़ामिनर ये समझ जाता है कि ये बच्चा इसी को राइट आंसर मान रहा है। इस तरीके की चीज़ों को। इसमें हम देखेंगे, मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 2 प्रकार बताओगे। और इसमें एक और प्रकार होता है, उसको भी अभी जानेंगे हम लोग। पहला बताओगे व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा बताओगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिक का मतलब नाम से ही आपको स्पष्ट है, जैसा देख भी लीजिए। व्यक्ति का मतलब परीक्षण के समय एक ही व्यक्ति पर किया जाता है या एक ही व्यक्ति का किया जाता है। और जैसे मान लीजिए इंटरव्यू जो होता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन के व्यक्तित्व का परीक्षण करना। आप ढेर सारे इंटरव्यूज वीडियो देखते होंगे, उसमें देखते होंगे एक पैनल बैठा होता है, इधर कई लोग बैठे होंगे, पैनल होगा उसमें कई लोग हो सकते हैं, और एक आदमी बीच में बैठा होगा चेयर पे, और लोग इससे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये क्या है, ये तरीका क्या है? ये तरीका भी व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का तरीका है। इसमें सभी लोग अपने प्रश्नों के माध्यम से एक कोई सिचुएशन दे देकर उनको ऐसा, मतलब उस कैंडिडेट से वो जानना चाह रहे हैं कि इस कैंडिडेट में कितनी क्षमता है, कितनी बुद्धि है और कितनी समझ है, ऐसी चीज़ें। वहीं दूसरा जो आता है, हाँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत थी वो बीने ने की थी। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब भी बुद्धि की बात आएगी तो उसमें 3-4 मनोवैज्ञानिकों का नाम आप लोग याद रखेंगे। साइमन, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, वो ज़्यादा बेटर होगा। साइमन, बीने और टरमैन, जिसको हम लोगों ने कल देखा था, टरमैन का चार्ट भी था ये जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा। और इसके बाद गिलफोर्ड का भी नाम आता है। तो ये 4 नाम अगर आप याद रखें अपने एग्जाम में, इन 4 नामों का मेंशन कर देते हैं तो नो डाउट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए, व्यक्ति का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है सामूहिक। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है? ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? ये परीक्षण या इस परीक्षा में एक समय में अनेक व्यक्तियों पर
आयोजित किया जाता है या अनेक व्यक्तियों की लिया जाता है। इसका प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। आप सोचिए कि इससे पहले ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होते थे और ये अगर इसमें प्रथम विश्व युद्ध लिखा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि नियरली 100 साल पहले की ही बात है। कारण ये था कि सरकार मनुष्यों मतलब व्यक्तियों की मानसिक क्षमताओं, वहाँ के सैनिकों की मानसिक क्षमताओं, योग्यताओं या उनको सेना में सैनिक अफसरों और कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। जब हमारे पास आज हम लोग जो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, जैसे आप लोग अगर बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दिए हों, आप पेट का दिए होंगे, देखिए टेट हो गया, बीएड हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, ये सारे जो भी एग्जाम है जितने भी, तो ये सब सामूहिक हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, लाखों लोगों को एक साथ एक क्वेश्चन पेपर देकर उससे बुद्धि का परीक्षण कर रही है, उनके ज्ञान का परीक्षण कर रही है। तो ये कब जरूरत हुई, जब संख्या अधिक हो गई। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये दोनों ही टेस्ट प्रचलन में है, आज भी प्रचलन में है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी सामूहिक की, जब बहुत अधिक संख्या के लोगों में, अब अगर 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनका इंडिविजुअल टेस्ट होगा तो वो संभव ही नहीं है कि उतने लोगों का इंडिविजुअल टेस्ट हो। इसीलिए हमारे भारतीय, आप कह सकते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो इन दोनों एग्जाम का यूज किया जाता है। जैसे आप यूपीएससी में देखेंगे तो पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, उसके बाद वो प्री मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, तब इंटरव्यू होता है, तब व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण लिया जाता है। तो इन दोनों के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मतलब कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस जो जानना है ये आपके दो प्रमुख, इसको लिख लीजिएगा। इसके अलावा व्यक्तिक और सामूहिक दोनों परीक्षणों के रूप हो सकते हैं। इसको दो भागों में भी विभाजित करके देखा जाता है। वो दो भाग कौन से हैं उसको देख लीजिए एक बार आप लोग। देखिए, पहला है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। अभी आप लोग अगर वर्बल का नाम सुने होंगे तो थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान गया होगा रीजनिंग की तरफ। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको हिंदी में हम भाषात्मक और क्रियात्मक परीक्षण कहेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार बहुत ही आसानी से। आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, अभी कुछ ऐसा लग रहा हो, तो इसमें बेसिक बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है। आप देख सकते हो एकदम बेसिक चीज़ें हैं कि बुद्धि का परीक्षण जब सिंगल आदमी पे करेंगे तो उसको व्यक्तिक कहेंगे, जब कई लोगों पे करेंगे, कई लोगों का करेंगे, तब उसको हम लोग सामूहिक कह देते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत भी जैसे व्यक्तिक परीक्षण भी जो है वे दो प्रकार से हो जाएगा। हम भाषात्मक भी ले सकते हैं, क्रियात्मक भी ले सकते हैं। सामूहिक परीक्षण को भी हम दो प्रकार से ले सकते हैं, भाषात्मक भी ले सकते हैं, क्रियात्मक भी ले सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसको समझ लेते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे भाषात्मक, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्तियों को लिखने पढ़ने में कितना ज्ञान है, उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर, गोला बनाकर, गुणाब बनाकर या रेखांकित करके देने होते हैं। देखिए, भाषात्मक परीक्षा का मतलब है जो हमारे एग्जाम होते हैं मोस्टली वे क्या होते हैं, भाषात्मक होते हैं। उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन की भाषा होती है, आंसर की भी एक स्पेसिफिक भाषा होती है। जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन, जैसे भारत की राजधानी, अब एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, भारत की राजधानी। अब इसमें हमने 4 ऑप्शन दे दिया, अलग अलग स्टेट दे दिया, रहेगा सही एक। लेकिन एक चीज़ आप देख पाएंगे, भाषात्मक का मतलब है इस क्वेश्चन को वही लोग कर पाएंगे जो लोग इस प्रश्न को पढ़ पाएंगे। भाषात्मक का मतलब ऐसे समझिए, जो लोग पढ़ना लिखना जानेंगे उनके लिए ये टेस्ट है। तो हम ऐसा भी तो नहीं जो मतलब पढ़ना नहीं जानते या जिन्हें किसी स्पेसिफिक भाषा का ज्ञान ना हो, उनमें बुद्धि नहीं है, तो उनके परीक्षण के लिए क्या करेंगे, तो उनके परीक्षण के लिए आया क्रियात्मक परीक्षण। या ये वो विधि है जिसमें जो लोग अगर भाषा किसी स्पेसिफिक भाषा में, जैसे इंग्लिश में हमने कोई क्वेश्चंस किए, इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड जो है वो हिंदी का रहा है, तो इस वजह से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बुद्धि का परीक्षण सिर्फ उन्हीं लोगों पे हो सकता है जो किसी स्पेसिफिक भाषा को जानते हैं। उसके अलावा भी कई तरीके के टेस्ट हैं। अभी इसमें जान लेते हैं भाषात्मक परीक्षण में कौन से परीक्षण आते हैं। जैसे अंकगणित के प्रश्न आ गए। अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जो मैथ्स के नंबर्स को जानते हों, फॉर्मूले को जानते हों, रूल्स को जानते हों कि कैसे प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है। उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान से परिचित हों। आपसे पूछा जाएगा सिचुएशनल क्वेश्चन, निर्देश के अनुसार प्रश्नों का उत्तर। समानार्थी या विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा का विलोम शब्द बताइए,
तो ये भाषात्मक प्रश्न हो गया, भाषात्मक परीक्षण हो गया। ये वही लोग बता सकते हैं जो भाषा को अच्छे से जानते हैं। जैसे ग्रामर के क्वेश्चन जो आते हैं, ये भाषात्मक परीक्षण का उदाहरण है, ऐसे समझ लीजिए। उसी तरीके से बेतरतीब शब्दों को तरतीब में करना, जैसे हमें ये एक प्रश्न है अबाउट, अबाउट को यहाँ पे BOTUA लिख देगा, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है, मतलब सही फॉर्म में, सही तरीके से, तब हम लिखते हैं अबाउट। अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन है तब हम ऐसे लिखेंगे ABOUT। तो ये क्या है? ये एक भाषात्मक परीक्षण है। अब उसके बाद जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे दूसरा जो है वो है क्रियात्मक परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट, जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ऐसे समझ लिए, अगर हमें किसी की बुद्धि का परीक्षण करना है, उसके मानसिक आप दृढ़ता का परीक्षण करना है, उसके शारीरिक योग्यता का भी परीक्षण अगर हमें करना है, मान लीजिए हमने एक रेस करा दी, एक सर्कल है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान है, और उसमें कई लोग हैं। मान लीजिए ये रेस की लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ फिनिश लाइन है, ठीक है। अब रेस की नियम है कि रिले रेस है, रिले रेस में एक दूसरे को लोग पकड़ा के दौड़ते हैं। अगर वो उसको नहीं समझते हैं तो आप सीधे जान लीजिए कि 1 किलोमीटर की रेस हो रही है। अब क्या आपको लगता है कि 1 किलोमीटर रेस जो स्टार्ट होगी उसमें किसी भाषा की ज़रूरत है? उसमें किसी भी प्रकार की कोई भाषा की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा टेस्ट है कि उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, उसमें दौड़ना है। उसी तरीके से अगर हम शतरंज की बात करें, चेस की बात करें, तो चेस में किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जिसको जानना होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। वो किसी भी भाषा का आदमी, मतलब 2 कैंडिडेट आप बिठा दें चेस खेलने के लिए, वो किसी भी भाषा के हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो लोग उस रूल को सेम फ़ॉलो करते हैं, वो जानते हैं तो। तो ये जो टेस्ट हैं, ऐसे टेस्ट हैं, और भी टेस्ट आते हैं, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। इन परीक्षणों का उपयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है, जैसा मैं पहले बताया आपको। जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उन पे भी हम लोग ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है, अमूर्त का हम चिंतन नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि ऐसे लिखो, ऐसे कौन लिख पाएंगे? ऐसे वही लोग लिख पाएंगे जो भाषा का जिन्हें ज्ञान होगा। हिंदी में ऐसे लिखे, निबंध को अगर आप हिंदी में लिखवाएंगे कि क्रिकेट पे निबंध लिखो, तो वही लोग जान पाएंगे जो अपने मतलब विचारों को भाषा में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी भी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों को समस्यापूर्ण कार्य करने को दिए जाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे मैंने तो ये एक जनरल एग्जांपल बताया आपको समझने के लिए। जैसे चित्रों को बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर पूरा चित्र करना। जैसे एक चित्र है, मान लीजिए ये पेंटिंग है, ये सूर्य है, ये घर है, ठीक है। मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए कर सकते हैं। अब किया क्या जाएगा, अगर उनके बुद्धि का परीक्षण करना है या छोटे बच्चों का करना है, तो छोटे बच्चों पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम उनसे भाषात्मक जो है वो प्रश्न परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अब हमने इस चित्र के अगर हमने 4 टुकड़े कर दिए, अब इन 4 टुकड़ों को अलग-अलग कर दिया, और अलग-अलग मतलब ऐसा कर दिया कि वो इधर उसको उलट-पुलट कर दिया। अब हमने कहा कि इसको अरेंज करो, तो वो क्या करेगा, उसके दिमाग में एक ऐसी चित्र आएगी कि ये उन चारों को जोड़ के देखेगा कि कौन सटीक बैठ रहा है, तब वो उसको कर पाएगा। तो इससे भी हम उसकी बुद्धि का परीक्षण लगा सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है नॉन वर्बल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट। दूसरा है किसी दिए हुए चित्र को असंभव बात को बताना। जैसे चित्रों में बुझो तो जाने जो कहते हैं ना आप लोग, बूझो तो जाने, या उसमें हम अंतर ज्ञात करें। तो 2 चित्र दिए रहते हैं समान रूप से, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। सभी लोग जानते होंगे, न्यूज़पेपर में पहले आता था, अब तो न्यूज़पेपर में वैसी चीज़ें अब नहीं आती हैं। ऐसे रहता है, 2 चित्र सेम रहेंगे, बस उसमें कुछ-कुछ कहीं न कहीं कोई अंतर रहेगा। उसपे लिखा होता है इसमें अंतर ज्ञात करें। वो क्या हो गया? वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो क्रियात्मक परीक्षण हो गया, नॉन वर्बल हो गया टेस्ट। उसके अलावा और वस्तुओं को से भी उस पे परीक्षण होता है, भूल-भुलैयों से होकर, जैसे चेस के अलावा एक और जैसे साँप-सीढ़ी का खेल हो गया। इसमें कुछ रूल्स आप लोगों को पता है कि साँप के मुँह के यहाँ जाने पे उसके वापस आ जाते हैं, सीढ़ी का अर्थ क्या है? ऐसे टेस्ट भी, और इसके अलावा इसका जो सटीक है वो है पज़ल। पज़ल गेम होती हैं, जैसे आप देखे होंगे कि उसमें कई टुकड़ों में होता है, उसको बाँटना होता है। पज़ल में कभी-कभी आप देखे होंगे कि एक रास्ता बनाया होता है, जैसे
बचपन में शायद आप लोग वैसा देखे हों कि एक खरगोश है, यहाँ बीच में उसके लिए कुछ रखा है और हमें उसको रास्ता बताना है। ऐसी ड्राइंग में होता था, हम लोग पूरा घुमा के करके लाकर उसको हमें मिलाना होता था। इस तरीके के टेस्ट को भूल-भुलैया टेस्ट कहते हैं। तो ये था आपका बेसिक जो प्रकार है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम जान लीजिए। हालाँकि ये आपके एग्ज़ाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जान लें, जैसे व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण क्या है? जब सामूहिक लोगों का भाषात्मक परीक्षण होता है, जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट होता है हमारा, वो व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण है। अगर इंडिविजुअल हमारे पे एक पेपर दिया गया, अगर हम सभी लोगों को बिठाकर एक सिंगल पेपर दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे हो जाएगा सामूहिक भाषात्मक परीक्षण। मतलब जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीएड का एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट जो है, ये सब क्या है? सामूहिक हैं। बहुत अधिक लोगों पे ये टेस्ट किए जा रहे हैं। भाषात्मक भी हैं, उसमें भाषा लिखी हुई है। थोड़े से पोर्शन हो सकता है कि उसमें नॉन वर्बल के भी हों, इमेजेस हों, जैसे रीज़निंग में क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसी टाइप के टेस्ट हमारे यहाँ पे होते हैं। इंडिविजुअल तब होता है जैसे कोई क्लास टेस्ट हो रहा हो, उसमें उसमें भी एक ही पेपर रहता है यूजुअली, लेकिन कहीं-कहीं पे ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं भाषात्मक में। इंटरव्यू हो गया, ये जो है वो भाषात्मक में आ जाते हैं। व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण में जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा पज़ल गेम दिया गया है या कुछ इस तरीके का, जैसे बूझो तो जाने जैसा गेम है या रास्ता ढूँढने वाला गेम है, सही तरीके से, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये टेस्ट के नाम है, जैसे ये आप लोग चाहें तो याद रखें, जो पहली बार ये टेस्ट यूज़ किया गया था सामूहिक भाषात्मक परीक्षण, वो आर्मी अल्फा टेस्ट के लिए, मतलब अमेरिका में यूज़ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय। दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट के लिए, जब बहुत अधिक सैनिकों को उनमें कुछ परीक्षण किए जाते हैं कि जो ज़्यादा समझदार हैं उनको यहाँ भेजा जाए, यहाँ इस तरीके की चीज़ों के लिए। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण जो होता है, ये जैसे आज के समय आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई रेस हो रही है तो उसमें बहुत से लोग दौड़ते हैं, जैसे आर्मी की रेस है। वो क्या है? वो इसी का प्रकार है। ये आर्मी बीटा टेस्ट इसको कहते हैं। इसको शिकागो क्रियात्मक टेस्ट भी कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को जान गए होंगे। मैं एक बार आप लोगों को ऐसे भी बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा। यहाँ पे हमने टेस्ट में लिखा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल व्यक्तिक टेस्ट, दूसरा जो था उसको ग्रुप लिख लीजिए, ग्रुप टेस्ट। अब ये इंडिविजुअल भी 2 टाइप का हो जाएगा, एक हो जाएगा वर्बल, एक हो जाएगा नॉन वर्बल। फिर ये ग्रुप भी इस तरीके से हो जाएगा और इंडिविजुअल भी, फिर इंडिविजुअल वर्बल और इंडिविजुअल नॉन वर्बल। और ये तो था ही ग्रुप वर्बल और ग्रुप नॉन वर्बल। तो ये साधारण सा अर्थ है इसके बताने का और उसके कहने का। इसके बाद लास्ट में आप जान लीजिए कि बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। अब आप सोचेंगे कि सर ये सारा कुछ तो हम जान लिए, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? तो विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्मित परीक्षणों के माध्यम से हम बालक की बुद्धि का पता लगाकर उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। हम इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमें पता चले, जैसे मान लीजिए आज मैं ये बुद्धि पढ़ा रहा हूँ आपको, कल मैं अगर आपका टेस्ट ले लेता, अगर आप ऑफ़लाइन में पढ़ते, तब मुझे पता चल जाता कि आखिर आप लोग इसको कितना सीरियसली पढ़ रहे थे। और अगर आप बहुत से स्टूडेंट्स अगर अच्छा स्कोर लाते, तब हम और डीपली भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं लाते, तो मैं कोशिश करता फिर से पढ़ाता, बताता। तो ये जानने के लिए, शिक्षा का स्तर जानने के लिए भी इन टेस्ट का प्रयोग होता है। और यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे कुछ अगर आपको इसमें लिखा है, इसी कारण से बुद्धि परीक्षण शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गया। जैसे अगर हमें ज्ञात करना है, सर्वोत्तम बालक का चुनाव करना है, जैसे क्लास में मॉनिटर चुनना है। आज भी ये एक रिवाज ही हो गया है कि क्लास मॉनिटर उसे बनाया जाएगा जो पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, जो फर्स्ट रैंक लाता हो एग्जाम में। तो उसके लिए क्या करना होगा? टेस्ट लेना होगा। तो टेस्ट के तरीके से क्लास में जो बच्चे पिछड़े हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो अच्छा स्कोर नहीं लाते हैं, उनका चुनाव करना है, तो हम टेस्ट करेंगे। जो नीचे से टॉप करेंगे, मतलब जो नीचे से रहेंगे बच्चे जिनका कम मार्क्स है, उनको हम स्पेशल गाइडेंस देंगे, उनसे पता करेंगे कि आखिर ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों इनका मार्क्स सबसे कम आ रहा है। तो मतलब पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी, नेगेटिव चीज़ों को जानने के लिए भी हम टेस्ट का ही प्रयोग करते हैं। अपराधी और समस्यात्मक बालकों के सुधार के लिए, जैसे कुछ बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या कोई ऐसे रीज़न से कुछ ऐसे काम करते हैं, तो उनका भी पता लगाने के लिए, बालकों का वर्गीकरण करने में, कि जैसा होता है ना सेक्शन ए, बी डिवाइड किया जा रहा है,
तो जो अच्छे मार्क्स लाते हैं यूजुअली सेक्शन ए में रखे जाते हैं। हालाँकि अब ये इतनी मतलब ये बात उतनी सही नहीं होगी, लेकिन पहले ऐसा होता था। सेक्शन बी में उन्हीं स्टूडेंट्स को भेजा जाता था जो थोड़े-से कमज़ोर हैं पढ़ने में। और बाकी चीज़ें दे सकते हैं बच्चों की क्षमता अनुसार कार्य करवाने के लिए। जैसे आप लोग अभी भी घर में देखेंगे, जिनके 10th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते हैं, मैथ्स में तो वो 11th-12th में मैथ्स से पढ़ते हैं। अदरवाइज़ वो बायो, कॉमर्स जैसे स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। तो ये भी इसी बुद्धि परीक्षण का ही एक तरीके से टेस्ट का ही एक तरीके से उसका यूज़ है कि उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान करने के लिए जैसे वोकेशनल कोर्सेज़ बना दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हाई स्कूल के बाद आप इंटरमीडिएट करो या आप चाहो तो आईटीआई, पॉलिटेक्निक ऐसे ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हैं बालकों की भावी सफलता का ज्ञान कराने के लिए जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए भी तैयार किया जा रहा है। इसीलिए अब क्या है कि आज के समय में आप जैसे डीएलएड के सिलेबस की अगर बात करें इसके सेमेस्टर एग्जाम में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आपको भावी सफल बनाने के लिए कि जो आप एग्जाम देंगे इन फ्यूचर, उसमें आपके क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यूज टाइप के भी आएंगे, जो टीचिंग जॉब का एग्जाम देंगे, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा और आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वन लाइनर में। अगर आप सिर्फ अपने कॉपी में इतना भी लिख लेते हैं जितना ये मैंने लास्ट में बताया, तो इतने से आपका इस क्लास का काम हो जाएगा। ये स्मार्ट वर्क आपको खुद करना होगा, क्योंकि उससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आगे अगर आप कोई कोई टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे ही इसके आगे की क्लासेस या किसी और सब्जेक्ट की क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।